तू आके मेरे मुझ पे साया कर दे। तू आके तू आके मेरे सूरज मुझ पे साया कर दे। ये सर्द हवाएं मुझको जमाने में लगी है। ये सर्द हवाएं मुझको जमाने में लगी है। सभी साहित्य प्रेमियों को, सभी कविता प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग में, जो एक संयुक्त आयोजन है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा, जिसकी आज हम 31वीं कड़ी में यहाँ उपस्थित हैं, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी। और आज दोहरी भूमिकाओं में है हमारे साथ वेद मित्र शुक्ल जी। इसकी पिछली 31 कड़ियों से संयोजन कर रहे हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्रा। संचालन और बांसुरी पर मंगल ध्वनि के साथ एक साथ वेद मित्र शुक्ल जी को आमंत्रित करने के लिए मैं 4 पंक्तियां उनके लिए निवेदित करता हूं कि नहीं रहते खजाने के खजाने बीत जाते हैं। नहीं रहते खजाने के खजाने बीत जाते हैं। वो नया हाथ हाथों में पुराने बीत जाते हैं। उन्हें लगता नहीं है वक्त कोई घर मिटाने में। उन्हें लगता नहीं है वक्त कोई घर मिटाने में। यहाँ एक घर बनाने में जमाने के जमाने बीत जाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ वेद मित्र शुक्ल जी। आभार रविशंकर सिंह जी, आभार। हम सब आज यहाँ 21वीं कड़ी में उपस्थित हैं। एक बार पुनः गुरुवर रामदरस मिश्र जी और माता जी को सादर प्रणाम। उनके सानिध्य में हम सब एक महत्वपूर्ण कवियों के समूह के साथ उपस्थित हैं। आदरणीय अनीता जी हैं हमारे साथ, अनुजा जी हैं, असंग घोष जी हैं, वशिष्ठ अनूप जी भी कुछ ही देर में हम सबके साथ उपस्थित होंगे यहाँ पर। जैसा कि मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्रणाम नमस्कार। हाँ सब प्रणाम अरूज आ गए जी। तो प्रणाम आपको भी। और हम सब यहाँ उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में, इस काव्य गोष्ठी में, जैसा कि ये आदेश होता रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आता रहा है कि हम इसको मंगल ध्वनि से शुरू करेंगे। आज बांसुरी पर आपके सामने राग देश एक बहुत अच्छा राग है, उनके कुछ सुरों को बांसुरी पर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। जी
ये बंसी पर राग देश के कुछ सुरों की एक प्रस्तुति थी। पिछले 30 कड़ियों से हम सब यहाँ पर गुरुवर रामदरस मिश्र जी के सानिध्य में उनके साथ हम सब यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। उनके साथ गुरु माता आदरणीय सरस्वती मिश्र जी भी रहती हैं, उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है। वरिष्ठ साहित्यकार गुरुवर रामदरस मिश्र जी के साथ महत्वपूर्ण समकालीन कवियों का सानिध्य प्राप्त होता है, उनका काव्य पाठ होता है। आज की इस 31वीं कड़ी में हमारे साथ सुश्री अनुजा शुक्ला जी हैं, अनीता सिंह जी हैं, सुश्री अनीता सिंह जी हैं, आदरणीय सर वरिष्ठ अनूप जी हैं और हमारे समय के श्रेष्ठ दलित कवियों में से एक आदरणीय असंग घोष जी हैं। निश्चित रूप से आज की ये काव्य संध्या हम सबके लिए एक जरूरी काव्य संध्या होगी, क्योंकि ऐसा कवियों का जो मंडल है हमारे पास, वो कई स्वरों से जो कविता के स्वर हैं वो हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे अपने काव्य का पाठ के माध्यम से। सर्वप्रथम इस काव्य गोष्ठी में, इस काव्य संध्या में मैं हम सबके साथ सुश्री अनुजा शुक्ला जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो काव्य पाठ करें। अगर उनके परिचय में मैं कहूं तो उनके परिचय से लखनऊ शहर जुड़ता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और हम सब परिचित हैं। आदरणीय अनुजा शुक्ला जी गीतकार हैं, कविताएं लिखती हैं, साथ में गजलें भी कहती हैं। अनुजा शुक्ला जी लंबे समय से लिख रही हैं। अगर हम महादेवी वर्मा की काव्य चेतना से परिचित हैं तो कुछ उस जैसी छवि हम उनके गीतों में पा सकते हैं, उस काव्य चेतना को महसूस कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों में उनकी संलग्नता रहती है, उनकी रुचि है, इस कारण से वो समाज सेवी संस्था से भी जुड़ी हुई हैं। मैं आप सभी की अनुमति लेते हुए चाहूंगा कि आदरणीय सुश्री अनुजा शुक्ला जी आए और वो अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय अनुजा शुक्ला जी। मैं बहुत आभारी हूँ इस मंच की, और मेरा बहुत बहुत नमन श्री रामदरस मिश्र सर को। उनको सुनते हुए, उनको पढ़ते हुए हम बड़े हुए हैं। तब कभी सोचा नहीं था, तब सोचते थे कि कब ऐसे कवियों से हमारी मुलाकात होगी। आज इस मंच पर उनके सामने मुझे कविता पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस मंच की, रामदरस मिश्र जी की, स्मिता जी की, जिन्होंने ये, और वेदमित्र शुक्ल जी की, और ओम निश्चल जी की, जिन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया है। आज वो इस मंच पर यहाँ पर नहीं है। कितना समय है वेदमित्र जी मेरे पास, अगर मुझे बता सकें आप? भरपूर समय है मैम, लेकिन हम सब 10-10 मिनट का समय लेकर चल रहे हैं। 10 मिनट का समय लेकर चल रहे हैं मैम। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर एक वाणी वंदना से शुरुआत कर दें तो क्या ठीक रहेगा? स्वागत है मैम, स्वागत है। ठीक है, 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ, मैंने एक वाणी वंदना लिखी थी बहुत पहले, तो मुझे नहीं पता था कि सबसे पहले मैं ही बोलूंगी, तो मैंने समेट के नहीं रखी थी। तो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। माँ मुझे वाणी न दो, अंगार दो, माँ मुझे वाणी न दो, अंगार दो, ज्वाल के शत शत मुझे गलहार दो, ज्वाल के शत शत मुझे गलहार दो, तोड़ दो वीणा उठा लो खड्ग कर में, तोड़ दो वीणा उठा लो खड्ग कर में, क्रांति बन उतरो यहाँ जीवन समर में, आग में जब सभ्यता ही जल रही, आग में जब सभ्यता ही जल रही, घृत मुझे दो अब न जल की धार दो, ज्वाल के शत शत मुझे गलहार दो।
दूसरा है, हो विवश यो बंदिनी तो मत बनो, हो विवश यो बंदिनी तो मत बनो, चंडिका बन युद्ध पर आकर ठहरो, हंस को छोड़ो, हंस को छोड़ो, सजो अब सिंह पर, इस समर में रक्त की बौछार दो, माँ मुझे वाणी न दो, अंगार दो, माँ मुझे वाणी न दो, अंगार दो। अंतिम बंद है इसका कि जब परिश्रम अश्रु पी कर जी उठे, जब परिश्रम अश्रु पी कर जी उठे, नेह भर कर आंख में तू भी उठे, नेह भर कर आंख में तू भी उठे, हम चलेंगे साथ बन यायावरी, हम चलेंगे साथ बन यायावरी, बस हमें संघर्ष दो, आधार दो, बस हमें संघर्ष दो, आधार दो, ज्वाल के शत शत मुझे गलहार दो, माँ मुझे वाणी न दो, अंगार दो। ये एक छोटा सा वाणी वंदना थी। इस कार्यक्रम की मंगल ध्वनि के बाद मुझे लगा कि ये ज्यादा उपयुक्त होगी, तो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। एक छोटा सा गीत और है, मैं जैसा कि आपने वेद मित्र जी ने कहा कि महादेवी परंपरा का गीत तो इस वक्त मैं साथ में लेकर नहीं बैठी हूँ, मगर कुछ छंद हैं जिनको लेकर के हम साथ में बैठे हैं। छोटा सा छंद है, जब सागर को बांधा था तो क्या लहरों से पूछा था, जब सागर को बांधा था तो क्या लहरों से पूछा था, सीता के निष्कासन की क्या राय केकई से ली थी, जब सागर को बांधा था तो क्या लहरों से पूछा था, सीता के निष्कासन की क्या राय केकई से ली थी, तुम तो थे सम्राट राम, तुम तो कुछ भी कर सकते थे, धोबी के आरोपों की क्यों सजा जानकी को दी थी, धोबी के आरोपों की क्यों सजा जानकी को दी थी। और एक छंद और है कि लहू लुहान हुई है छाती, जीवन सांस न ले पाया है, लहू लुहान हुई है छाती, जीवन सांस न ले पाया है, लहरें तक रोती लौटी हैं, तटबंधों से क्या पाया है, कुछ के पांवों की ठोकर ले, कुछ के पांवों को सहराकर सिर्फ लौटना और लौटना अपने हिस्से में आया है, सिर्फ लौटना और लौटना अपने हिस्से में आया है। एक छोटा सा गीत है, कुछ थी जीवन की अंगड़ाई, कुछ थी मौसम की शहनाई, कुछ थी जीवन की अंगड़ाई, कुछ थी मौसम की शहनाई, कुछ वासंती सा पवन बहा, कुछ फगुनाई बयार आई, छूटी हाथों से फुलझड़ियां, मुरझाई सपनों की लड़ियां, तम आंखों के आगे छाया, जीवन में तुमने क्या पाया, टूटा अनुराग जड़ा दर्पण, अलसाया सा है अब तन मन, बस मुक्ति मुक्ति का ध्यान करो, तोड़ो जीवन का हर बंधन, कुछ क्षण मधुबन के साथ रहे, सब सुख दुख तुमने साथ सहे, मुंह फेर विश्व से दूर गए, सबके सारे आधार ढहे, हम सुख की निद्रा में खोए, निर्द्वंद्व चले संग जीवन के, जब आंख खुली तो ये पाया, सब साथ छुटे हैं बचपन के।
अमराई ने आंखें खोली, अमराई ने आंखें खोली, कोयल कोने से यूं बोली, किस राह चले ओ वैरागी, रंगों की साथ लिए टोली, इस ओर निहारो तो मुड़कर, तुम मुझे पुकारो तो बढ़कर, मैं दूर कहीं से आऊंगी, फागुन के रंगों में छिपकर, मैं दूर कहीं से आऊंगी, फागुन के रंगों में छिपकर। एक अतुकांत कविता है, अगर समय हो तो निवेदन करूं वेद मित्र जी। जी मैम, वो एक सुन सकते हैं जी, आशीर्वाद दीजिएगा आप सभी गुरुजन। एक तो बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी, और उसके बाद एक थोड़ी सी लंबी कविता है। वो सिर्फ ईश्वर से नाराज हो गई है, आशीर्वाद दीजिएगा। सिर्फ ईश्वर से नाराज हो गई, बाकी सबसे बातें करती है। वह सिर्फ ईश्वर से नाराज हो गई, बाकी सबसे बातें करती है, दुख को सहेज कर रखती है, स्मृतियों में जूझती है, बस ईश्वर से कोई बात नहीं करती। वह सिर्फ ईश्वर से नाराज हो गई, बाकी सबसे बातें करती है, दुख को सहेज कर रखती है, स्मृतियों से जूझती है, बस ईश्वर से कोई बात नहीं करती। वो माँ है, वो माँ है। एक छोटी सी कविता और है। हालांकि अभी हम लोग हाल में ही निकले हैं कोरोना से, लेकिन कोरोना पर मुझे लगता है दोबारा याद करना यहाँ ठीक नहीं होगा। हम लोग सब एक अच्छे मूड में हैं, तो थोड़ी सी अलग तरीके की कविता जो है मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। सुधी जन अपना आशीर्वाद दें, और रामदरस जी से तो मुझे आशीर्वाद चाहिए जरूर। गहरी उदासी को लिखना खिलखिलाहट, गहरी उदासी को लिखना खिलखिलाहट, उजाड़ बंजर को पुकारना हरितिमा। गहरी उदासी को लिखना खिलखिलाहट, उजाड़ बंजर को पुकारना हरितिमा, सूखे सावन में गुनगुनाना बारिश, गहरी डगमगाहट को दिखाना ध्रुव तारा। गहरी उदासी को लिखना खिलखिलाहट, उजाड़ बंजर को पुकारना हरितिमा, सूखे सावन में गुनगुनाना बारिश, गहरी डगमगाहट को दिखाना ध्रुव तारा। भूखे को कहना रोटी, भूखे को कहना रोटी, जगराते को नींद, मृत्यु में रचना जीवन, पतझड़ को पहना देना वसंत। भूखे को कहना रोटी, जगराते को नींद, मृत्यु में रचना जीवन, पतझड़ को पहना देना वसंत। शोर को बनाना संगीत, नफरत को करना प्यार। शोर को बनाना संगीत, नफरत को करना प्यार, और जब कुछ भी ना बचे उम्मीद पर, गहरी निराशा पर भरना उजली उड़ान। और जब कुछ भी ना बचे उम्मीद भर, गहरी निराशा पर भरना उजली उड़ान। ना रहे जब कोई साथ, ना रहे जब कोई साथ, उत्सव में रखना एकांत। किरणों के माथे पर झूमे मध्यम अंधियाला, किरणों के माथे पर झूमे मध्यम अंधियाला, उज्जवल श्वासों में भरना आकाश। रुकना मत, रुकना मत, बदले में देते रहना उच्छ्वास। किरणों के माथे पर झूमे मध्यम अंधियाला, उज्जवल श्वासों में भरना आकाश। रुकना मत, बदले में देते रहना उच्छ्वास। गहरी उदासी को लिखना खिलखिलाहट, उजाड़ बंजर को पुकारना हरितिमा, सूखे सावन में गुनगुनाना बारिश, और गहरी डगमगाहट को दिखाना ध्रुव तारा। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सब यहाँ पर गहरी निराशा पर उजली उड़ान, जो आपने कई ऐसे बिंब हम सबके सामने प्रस्तुत किए, गहरी निराशा पर
उजली उड़ान और साथ ही वाणी नहीं अंगार दो, जो मां सरस्वती वंदना से हम सब उसी के लिए उपस्थित है यहाँ पर। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि यह जो काव्य गोष्ठी शुरू हुई, ये कोरोना काल से ही शुरू हुई, कविता के रंग रामदरस मिश्र जी के संग। और हम सब उस घोर निराशा, जो गहरी निराशा थी, उस उजली उड़ान की ओर हम सब उन्मुख हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा, सुश्री अनुजा शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस एक सुंदर कविताओं के साथ, गीतों के साथ, छंदों के साथ हम आगे बढ़ते हुए, हमारे साथ अनीता सिंह जी हैं, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। वह एक अच्छी नवगीतकार हैं और साथ में जो एक लोक संवेदना होती है और उस लोक संवेदना की गहराई में कैसे उतरा जाता है, जो संवेदनशील जो बिट है, जो एक प्रकार का कहने का तरीका है, वो अनीता जी की कविताओं में, अनीता जी के नवगीतों में हमें देखने को मिलता है। अनीता जी हम सबके साथ हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से। मैं चाहूंगा कि अनीता जी हम सबके सामने अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय अनीता सिंह जी। नमस्कार वेद मित्र जी, सबसे पहले तो मैं मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र सर को मेरा साधारण नमन वंदन। उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं अनीता सिंह, मुजफ्फरपुर बिहार से। सबसे पहले एक गीत मैं सुनाना चाहूंगी। शीर्षक है सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं। सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं, सबकी अपनी अलग लड़ाई। सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं, सबकी अपनी अलग लड़ाई। चौसर के पासे हैं जितने, शकुनी के सेवक हैं सारे। चौसर के पासे हैं जितने, शकुनी के सेवक हैं सारे। कोई कैसे जीते इनसे, धर्मराज जब इनसे हारे। कोई कैसे जीते इनसे, धर्मराज जब इनसे हारे। षड्यंत्रों के विषम दौर में विदुर नीति भी काम न आई। षड्यंत्रों के विषम दौर में विदुर नीति भी काम न आई। सबके अपने कुरुक्षेत्र है, सबकी अपनी अलग लड़ाई। ताल ठोकता बीच सभा में, ताल ठोकता बीच सभा में, सत्ता के मद में दुशासन। भाव भरे हैं कुत्सित मन में, पांचाली को करे निर्वसन। ताल ठोकता बीच सभा में, सत्ता के मद में दुशासन। भाव भरे हैं कुत्सित मन में, पांचाली को करे निर्वसन। लाज बचाती हुई द्रौपदी, संबंधों की भरे दुहाई। लाज बचाती हुई द्रौपदी, संबंधों की भरे दुहाई। सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं, सबकी अपनी अलग लड़ाई। कृपाचार्य और गुरु द्रोण भी दुर्योधन के साथ खड़े हैं। कृपाचार्य और गुरु द्रोण भी दुर्योधन के साथ खड़े हैं। धर्म युद्ध की समर भूमि में बाणविद्ध कुरुवृद्ध खड़े हैं। धर्म युद्ध के समर भूमि में बाणविद्ध कुरुवृद्ध परे हैं। कृपाचार्य और गुरु द्रोण भी दुर्योधन के साथ खड़े हैं। केशव ने भी कहा सुदर्शन, केशव ने भी कहा सुदर्शन। बंसी कैसे परे सुनाई, सबके अपने कुरुक्षेत्र है, सबकी अपनी अलग लड़ाई। सबके अपने कुरुक्षेत्र है, सबकी अपनी अलग लड़ाई। मैं दूसरा गीत सुनाने जा रही हूँ, एक तुम्हारे होने से। दरअसल इस गीत के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। रामदरस मिश्र, आदरणीय रामदरस मिश्र के सामने सम्मुख पढ़ना मेरे लिए सम्मान की बात है, थी भी। लेकिन यह गीत मैंने अपने पति के लिए लिखा था, जो आज हमारे बीच नहीं है। मेरे हर लाइव सेशन में मेरे सामने बैठ करके सावर्धन करते थे। जीवन में जीवन लगता है एक तुम्हारे होने से। जीवन में जीवन लगता है एक तुम्हारे होने से। मलया नीलसा नेह तुम्हारा, मोल सिरीसी बातें हैं। दिन जैसे कस्तूरी केसर, रजनीगंधा रातें हैं। मलया नीलसा नेह तुम्हारा, मोल सिरीसी बातें हैं। दिन जैसे कस्तूरी केसर, रजनीगंधा रातें हैं। तेरी ही खुशबू आती है घर के कोने कोने से। तेरी ही खुशबू आती है
घर के कोने कोने से जीवन में जीवन लगता है एक तुम्हारे होने से। उजियारी रातों सा उज्जवल निर्मल पावन दरस तुम्हारा, उजियारी रातों सा उज्जवल निर्मल पावन दरस तुम्हारा, मधिर मधुर मृदु कोमल कोमल चिरमन भावन परस तुम्हारा, मधिर मधुर मधु के कोमल कोमल चिरमन भावन परस तुम्हारा। तुझे बचाऊं बुरी नजर वालों के जादू टोने, तुझे बचाऊं बुरी नजर वालों के जादू टोने से, जीवन में जीवन लगता है एक तुम्हारे होने से। मिस्री जैसी हंसी ठिठोली, मिस्री जैसी हंसी ठिठोली प्रीत की प्यारी छांव तले, प्यारी सी मीठी झिड़की में दंपतियों का प्यार पले। मिस्री जैसी हंसी ठिठोली प्रीत की प्यारी छांव तले, प्यारी सी मीठी झिड़की में दंपतियों का प्यार पले। भर आती है आंख, भर आती है आंख तुम्हारी मेरे नयन भिगोने से, भर आती है आंख तुम्हारी मेरे नयन भिगोने से, जीवन में जीवन लगता है एक। और एक आखिरी प्रस्तुति शरद के आगमन पर। रात का भीगा है आज, झर रही है ओस निर्मल, रात का भीगा है आंचल, झर रही है ओस निर्मल, रात का भीगा है आंचल, डूब के हरिहर दलों नाचती है चांदनी, डूब के हरिहर दलों नाचती छन छनन छन पवन मन में बोलती है रागिनी, छन छनन छन पवन मन में बोलती है रागिनी, प्रेम के आवेग से, प्रेम के आवेग से कांपता तालाब का जल, झर रही है ओस निर्मल, रात का भीगा है आंचल, खिलखिलाती है बूंदनी, चांदनी का बरस पाकर, खिलखिलाती है बूंदनी, बूंदी का बरस पाकर, ओस तन है मुस्कुराते, रजत किरणों में आकर, ओस तन है मुस्कुराते, रजत किरणों में आकर, पंखुड़ी में सो रही है कमल की कलियां सुकोमल, झर रही है ओस निर्मल, रात का भीगा है आंचल, दूर का सितार मन के तार झुमके, दूर का सितार मन के तार झुमके चल गया, चल शरद का चांद सजा, तलब जीवन भर गया, यह शरद का चांद सजा, तलब जीवन भर गया, क्षीर सागर में मुदित मन, क्षीर सागर में मुदित मन, तैरते हैं शुभ्र बादल, झर रही है ओस निर्मल, रात का भीगा है आंचल, रात का भीगा है आंचल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता सिंह मैम जी। सुश्री अनीता सिंह जी को हम सुन रहे थे। सच में
संवेदनाओं से, अपने भावों से, अपने स्वरों से आपने हम सबको भर दिया है मैम। ये गुंजायमान रहेंगी हम सबके बीच में। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, जो आपने एक तुम्हारे होने से गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। हम सबकी संवेदनाएं आपके साथ हैं मैम। सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं, सबकी अपनी अलग लड़ाई। सच में सुंदर नवगीतों से हम गुजर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनीता सिंह जी। अब इसी कड़ी में हम अपने जो एक बड़े साहित्यकार के रूप में जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने गजलें कही हैं, आलोचना के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा हम सबको दे रहे हैं, ऐसे हम सबके बीच में आदरणीय वशिष्ठ अनूप जी हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं वहां पर हिंदी विभाग में। गहरी संवेदना के गजलकार हैं आप, उनको हम सब पढ़ते रहते हैं। अभी हाल ही में आपका एक साक्षात्कार हमने पढ़ा, और जिसमें हमें पता चला कि शीघ्र ही आपका कथा साहित्य भी हम सबके सामने होगा। कुछ आपका कथा साहित्य भी आ रहा है। ऐसे वशिष्ठ अनूप जी हम सबके साथ हैं। गजलों में उनका एक बड़ा नाम है। गजलों के क्षेत्र में मैं आप सभी की अनुमति से आज की काव्य संध्या में आदरणीय वशिष्ठ अनूप जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय वशिष्ठ अनूप जी। धन्यवाद, धन्यवाद। यह बहुत सुखद है मेरे लिए। पूजनीय प्रोफेसर रामदरस मिश्र से जिस संस्था का नाम जुड़ा हुआ है, उनसे जुड़ना अपने घर परिवार, अपने पिता तुल्य आदरणीय मिश्र जी से जुड़ना, उनसे संबंधित चीजों से जुड़ना मेरे लिए बड़ा सुखद होता है। जमी खेत की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे। यह खेत की मिट्टी से, जमीन से, अपनी गांव की गंध से जो उनका जुड़ाव है, उसकी खुशबू को हम लोग साहित्य में, उनके गीतों में, उनकी गजलों में लगातार अनुभव करते हैं। उससे ताजगी प्राप्त करते हैं, जीवंतता प्राप्त करते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये हम सभी लोगों के लिए बहुत सुखद है। लेकिन चूंकि आज का यह अवसर परिचर्चा का नहीं है, वो मेरे प्रिय गीतकार, प्रिय कवि हैं, उन पर मैंने 3 PhDयां कराई हैं उनके साहित्य पर, तो उनको मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं, और मैं कुछ गजलें पढ़ रहा हूं आप लोगों के बीच। एक तो गजल को लेकर कुछ बातें ऐसी होती रही कि ये अपनी जमीन से, अपनी परंपरा से इसका जुड़ाव नहीं है, तो इस तरह के कुछ अनपढ़ जैसे लोग कुछ इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ये गजल मैं इसी संदर्भ में पहले पढ़ता हूं। तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं। तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं। कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं। तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं। कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं। हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते। हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते। कुंभन की फकीरी के अभिमान के वारिस हैं। क्या बात है, बहुत हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते। कुंभन की फकीरी के अभिमान के वारिस हैं। सीने में दिल हमारे आजाद का धड़कता। हम वीर भगत सिंह के बलिदान के वारिस हैं। सीने में दिल हमारे आजाद का धड़कता। हम वीर भगत सिंह के बलिदान के वारिस हैं। और एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हमसे। एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हमसे।
हम तीर कमानों के संधान के वारिस हैं और हमने हमने समर में पीठ दिखाई नहीं कभी भी, हमने समर में पीठ दिखाई नहीं कभी भी, आल्हा के हम सहोदर मलखान के वारिस हैं। हमने समर में पीठ दिखाई नहीं कभी भी, आल्हा के हम सहोदर मलखान के वारिस हैं। एक गजल के 2 शेर पढ़ता हूं कि गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूं मैं, किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूं मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूं मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। एक गजल की 4 पंक्तियां और मैं सुनाता हूं। अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि हमारे बुनकर कई बार राशन खरीदने के लिए खून बेचते हैं। इस तरह की खबरें पढ़कर एक बार मैंने एक गजल कही थी। आरंभ की 4 पंक्तियां प्रस्तुत है। लहू जब बेचता है तब कहीं वह घर चलाता है, लहू जब बेचता है तब कहीं वह घर चलाता है, दुखी है आज वे करघे जिन्हें बुनकर चलाता है। लहू जब बेचता है तब कहीं वह घर चलाता है, दुखी है आज वे करघे जिन्हें बुनकर चलाता है। हुई हर चीज मांगी तब कहा होरी से धनिया ने, हुई हर चीज मांगी तब कहा होरी से धनिया ने, पता करती कि कैसे अपना घर गोबर चलाता है। हुई हर चीज मांगी तब कहा होरी से धनिया ने, पता करती कि कैसे अपना घर गोबर चलाता है। एक गजल इसी जमीन पर मैं सुनाता हूं कि था कहां तैयार झुकने को किसी दरबार में, था कहां तैयार झुकने को किसी दरबार में, पर गरीबी ले गई, पर गरीबी ले गई अपमान के संसार में। था कहां तैयार झुकने को किसी दरबार में, पर गरीबी ले गई अपमान के संसार में। फिर किसी बुधिया की काया बेकफन रखी रही, फिर किसी बुधिया की काया बेकफन रखी रही, फिर किसी होरी की बेटी बिक गई बाजार में। फिर किसी बुधिया की काया बेकफन रखी रही, फिर किसी होरी की बेटी बिक गई बाजार में। बहुत सही। छोड़कर घर चल पड़ा हल्कू मजूरी के लिए, छोड़कर घर चल पड़ा हल्कू मजूरी के लिए, पेट तक भरता नहीं खेती के कारोबार में। वाह, सही बात है। छोड़कर घर चल पड़ा हल्कू मजूरी के लिए, पेट तक भरता नहीं खेती के कारोबार में। रक्स करती अप्सराएं पारदर्शी वस्त्र में, रक्स करती अप्सराएं पारदर्शी वस्त्र में, संत जन दिखने लगे हैं काम के अवतार में। रक्स करती अप्सराएं पारदर्शी वस्त्र में, संत जन दिखने लगे हैं काम के अवतार में। चारणी सत्ता की विज्ञापन की है रंगीनियां, चारणी सत्ता की विज्ञापन की है रंगीनियां, सच कहां तुमको मिलेगा आज के अखबार में। एक गजल में पढ़ रहा हूं कि ऐसी भी स्थितियां आई कि जब अपराधी सरकार चलाने लगे और
बहुत सारे ईमानदार अधिकारियों को त्याग पत्र देना पड़ा। कुछ शेर मैंने कहे थे, वो उस गजल के कुछ दो चार शेर मैं पढ़ता हूं कि ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है, ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है, पुलिस का महकमा गुंडों की निगरानी में रहता है। ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है, पुलिस का महकमा गुंडों की निगरानी में रहता है। कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो, कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो हुकूमत का अलंबरदार अगवानी में रहता है। कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो हुकूमत का अलंबरदार अगवानी में रहता है। हमारे गांव में चलकर कभी देखे नजारा यह, हमारे गांव में चलकर कभी देखे नजारा यह, मगर के साथ कैसे आदमी पानी में रहता है। हमारे गांव में चलकर कभी देखे नजारा यह, मगर के साथ कैसे आदमी पानी में रहता है। गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल, गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल, अभी भी गांव में हो रही परेशानी में रहता है। गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल, अभी भी गांव में हो रही परेशानी में रहता है। और शहंशाहों की दुनिया मिट गई पिछले जमाने में, शहंशाहों की दुनिया मिट गई पिछले जमाने में, हमारा हुक्मरान पर रोबे सुल्तानी में रहता है। शहंशाहों की दुनिया मिट गई पिछले जमाने में, हमारा हुक्मरान पर रोबे सुल्तानी में रहता है। ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है, पुलिस का महकमा गुंडों की निगरानी में रहता है। एक गजल के दो शेर सुनाता हूँ। आप सभी लोग कई जड़ें हमारी गांव में हैं और श्रद्धेय मिश्र जी सामने बैठे हुए हैं। जब तो अभी एक मेरा संग्रह आया है, गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, तो उसके दो शेर मैं सुनाता हूँ कि गांव घर का नजारा तो अच्छा लगा, गांव घर का नजारा तो अच्छा लगा, सबको जी भर निहारा तो अच्छा लगा। गांव घर का नजारा तो अच्छा लगा, सबको जी भर निहारा तो अच्छा लगा, गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंसकर दुलारा तो अच्छा लगा। गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंसकर दुलारा तो अच्छा लगा। इसका एक शेर और बहुत अच्छा लगता है कि हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। एक गजल अंत में मैं तीन चार शेर उसके पढ़ के रुकूंगा कि हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती, जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो,
हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, अगर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। बहुत खूब, बहुत खूब। हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, अगर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है, कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है। अमावस के बिना पूनम की उजियारी नहीं आती। कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है, अमावस के बिना पूनम की उजियारी नहीं आती। निगाहों में निगाहें डाल सच कहने की आदत है, निगाहों में निगाहें डाल सच कहने की आदत है। जमाने की तरह से मुझको अय्यारी नहीं आती। निगाहों में निगाहें डाल सच कहने की आदत है, जमाने की तरह से मुझको अय्यारी नहीं आती। बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा, बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा। भले होते हैं घर बच्चे तो लाचारी नहीं आती। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा। भले होते हैं घर बच्चे तो लाचारी नहीं आती। कलम के साथ ही हाथों में मेरे फावड़ा आया, कलम के साथ ही हाथों में मेरे फावड़ा आया। सबब यह है कि मुझको अब भी गुलकारी नहीं आती। कलम के साथ ही हाथों में मेरे फावड़ा आया, सबब यह है कि मुझको अब भी गुलकारी नहीं आती। और अंतिम शेर की, कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक, कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक। न हो या आग तो शब्दों में चिंगारी नहीं आती। बहुत सुंदर। कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक, न हो या आग तो शब्दों में चिंगारी नहीं आती। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। आप लोगों के साथ जुड़कर अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। सच में आप जमी गांव की लेकर चला था, वहां से आपने शुरू भी किया था और हम सब सच में वहां तक पहुंच गए। एक बार मैं फिर से आपको बधाई देना चाहूंगा। गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था के लिए एक सुंदर गजल संग्रह हम सबके साथ है और हम उसे खरीद सकते हैं। किस प्रकाशन से है सर वो? ये अनन्य प्रकाशन है। अनन्य प्रकाशन से। गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, कबीर के वारिस और होरी धनिया से लेकर के हिंदी गजल कहाँ पर है, कहाँ खड़ी हुई है, इस सब को हम देख सुन रहे थे आदरणीय वशिष्ठ अनूप जी के माध्यम से। क्योंकि विवेचना का बहुत अवसर अपने पास रहता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी हैं, स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग एंड वेब जर्नलिज्म एसजीटीपी खालसा कॉलेज दिल्ली एवं स्पोर्ट्स क्रीड़ा के संयुक्त तत्वाधान में जिस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, संयोजिका इस कार्यक्रम की प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी आभार ज्ञापन के दौरान जो विवेचनात्मक टिप्पणियां हम सबके सामने प्रस्तुत करती हैं, वो हम सबके लिए बहुत उपयोगी होता है। मित्रों, आज के इस काव्य संध्या में जो एक और जरूरी नाम है, जो एक महत्वपूर्ण नाम है, वो हमारे असंग घोष जी हैं, दलित कवि हैं वो। उनके 7-8 संग्रह आ चुके हैं। वर्णवाद, मोह और भ्रम से उपजी हुई व्यवस्थाओं को मुखर स्वरों में चुनौती देने वाले ऐसे असंग घोष जी हम सबके साथ हैं। दलित विमर्श के एक बड़े कवि माने जाते हैं असंग घोष जी। जैसा कि एक चारणी सत्ता से मुठभेड़ करते हुए गजलें हम सब सुन रहे थे, उसी क्रम में आइए हम सब सुनते हैं आदरणीय हम सबके बीच में उपस्थित असंग घोष जी को। मैं निवेदन करूंगा असंग घोष जी से कि वो आए और हमें अपने काव्य पाठ के माध्यम से अनुग्रहित करें। आदरणीय असंग घोष जी। आप सभी को प्रणाम।
आदरणीय रामदास जी को प्रणाम। मैं आज अपनी करीब 4-5 कविताएं सुनाऊंगा। पहली कविता का शीर्षक है भारत माता की जय। मैं चाहता हूं कि शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर चढ़ उसकी मुंडेर पर खड़ा हो गला फाड़ आवाज लगाऊं भारत माता की जय, और उन जालिमों का नाम लूं जोर से चिल्लाते हुए, नाम लूं उन अत्याचारियों का, यह बताऊं कि वे ही थे हमारे विरुद्ध हर अपराध, हर षड्यंत्र, हर एक शोषण में शामिल, ताकि दुनिया जान सके उनका सच और वे खूंखार भेड़िए कांपने लगे। जब तक ऐसा ना हो, मैं हर रोज शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर जा खड़ा हो उसकी मुंडेर पर जोर जोर से चिल्लाता रहूं भारत माता की जय। 12 मास के मौसम का सामना करते उसकी हाड़ कपाती ठंड में ठिठुरते हुए, भरी गर्मियों में लू के थपेड़ों से झुलसते हुए, बरसते पानी में पूरी तरह भीगते हुए हंगामा इस तरह खड़ा करूं कि रंगी खाल ओढ़े भेड़िया खाल से बाहर निकल भागे, और उसका इस तरह भागना दुनिया देखे, और मैं पूरी ताकत लगा चिल्लाऊं भारत माता की जय। दूसरी कविता है, शीर्षक है पुल। किसी पुल के अचानक गिरने से अकेला पुल नहीं गिरता, तंत्र भी गिर जाता है। कई अनाम बेकसूर लोगों के जीवन को लीलता हुआ ईमानदारी की गहराती खाई में। ऐसे गिरे हुए पुल की कीमत, गिरे हुए इंसानों की कीमत, बेमौत मारे गए लोगों की कुल कीमत से कहीं अधिक होती है। अपनी राह गुजरते हैं लोग इस पुल के जरिए रोज रोज, किसी दिन यह पुल उन्हें हमेशा के लिए गुजार देता है। एक अगली जो कविता है उसका शीर्षक है आगाज। तुमने हमारे सीने पर लिखी हमारी जात, तुमने हमारे सीने पर लिखी हमारी जात, जिस किसी दिन हमने लिख दी तुम्हारे माथे पर तुम्हारी जात धुर्त। जिस किसी दिन हमने लिख दी तुम्हारे माथे पर तुम्हारी जात धुर्त, उस दिन तुम मुंह छिपाते यहां वहां भागते फिरोगे। हमें हमारे खत बताने का अभी आगाज भर हुआ है, आदन में बस तूफान आने ही वाला है। अगली कविता है, शीर्षक है न्याय। तुम्हारे न्यायदान से हम कोसों दूर थे। जब कभी जरूरत होती आपसी सुलह या किसी मामले को सुलझाने की, परिवार या समाज के बुजुर्गों को अपनी अपनी व्यथा सुना, उनसे पाते रहे न्याय। तुमसे कभी नहीं लगाई आस, क्योंकि क्योंकि पक्षकारों का मुंह देखकर, उनकी जात देखकर, उनका ओहदा देखकर, उनकी अंटी की मोटाई देखकर होता था तुमसे न्याय। तुम्हारे पास था सबके लिए अलग अलग दंड विधान, भले अपराध एक ही जैसा क्यों ना हो। तुम्हारे यहाँ अर्जी लगाना बेहद खर्चीला है। खेत घर बार सगरे बिक जाते हैं। कई बार खुद को हरवाई में गिरवी रख देनी होती है वकील की फीस। फिर भी न्याय हमसे कोसों दूर। सोचता हूँ क्यों है ऐसा, तो समझ आता है कि न्याय के मंदिर में, न्याय के परिसर में महाराज मनु आज भी विराजमान है। अंतिम कविता है, शीर्षक है चलो नंगे पांव निकलते हैं। घोड़ी पर चढ़ने का जन्मनाधिकार है टटपुंजियों का, हम जैसे गरीब गुरबों का नहीं। देश में आए सारे विदेशी आक्रांता घोड़ी चढ़े। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, इनसे पहले यूनानी, यमन, शक,
कुषाण, हूण, अरब, ईरानी, यहाँ तक और गुलाम की चढ़े घोड़ी पर। तुर्क चढ़े, ईसाई चढ़े, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी चढ़े और चढ़े अंग्रेज। हर कोई घोड़ी चढ़े। उनसे इन्हें नहीं कहीं कोई तकलीफ। बस यदि हम घोड़ा घोड़ी पाल लें और चढ़े उस घोड़ी या घोड़े पर कभी, तो लगती है चोट इनके अहंकार पर। दिल मिलाकर वे कानून को अपनी जद में ले अत्याचार पर उतर जाते हैं। अत्याचार पर उतर आते हैं। विरोध करो इन टटपूंजियों का। देश की तथाकथित आजादी के 75 साल बाद फिर से अपने ही गांव यदि वह वाकई में अपना है, तो उनकी गलियों में, उनके घरों के सामने अपने पुरखों की मानिंद अपने सिर पर रखने के बजाय उनके सिर पर जूतियां बजाने हम सब पांव से जूते निकाल चलो नंगे पांव निकलते हैं गांव में। और उसके बाद पहला काम यह करो कि घोड़ी नहीं चढ़ने से बचे पैसों से खरीदो कुछ किताबें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे अवसर दिया। आभार सर, आभार। ये जरूरी कविताएं हैं। हम चाहेंगे कि एक कविता और सुनाए सर, अभी अपने पास समय है सर। कविता का शीर्षक है नरबली। खोजो इस शहर को किसी किले की किसी बुर्ज में, किसी तालाब की किसी ताल में, किसी महल की नींव में, किसी भव्य प्रासाद की दीवार में, जहाँ मेरे किसी पुरखे को जिंदा चुन दिया गया याद नहीं कि तुम्हारे बाप दादों ने कभी किसी को जिंदा चुना था। यहाँ तो चुना पाने के लालच में ही सही इस आशा में जमा करो कि कभी ना कभी तुम्हारे लोहदंडिका खालिस सोने में तब्दील हो जाएगी। इसलिए इन पत्थरों की चुनाई में दफन किसी पारस पत्थर को खोजो। ऐसा करते हुए कहीं मिल जाए मेरा वो पुरखा, या उसका डरावना कंकाल, या गलने से बच गया उसका कोई अवशेष, तब डरना नहीं उसे देख। तुम वैसे भी हम अछूतों से डरते कहाँ हो। इसलिए खोजो केवल पारस पत्थर। महलों किलों की दीवारों में, उनके कंगुरों में, चारों ओर परकोटे पर बने बुर्जों में, गगनचुंबी दरवाजों की छतों में खोजो, किसी दीवार की नींव में खोजो। हो सको तो तहों में जमे पत्थरों की परतें निकालते हुए खोजो वहां। इन्हीं परतों में कहीं चुना गया था एक अचिन्ह पारस के साथ तुम्हारे बाप दादाओं के इशारे पर नरबली के नाम मेरा पुरखा, जिसका नाम वहां लगे किसी शिलालेख में नहीं है शामिल। खोजो स्वर्ण की लालसा में ही सही एक अदद पारस पत्थर यहीं कहीं परकोटे में दबा हुआ खोजो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आभार, आभार आदरणीय असंग घोष जी। निश्चित रूप से जो उद्घोष हैं, जो न्याय है, उनके पीछे की सच्चाई को आज की समकालीन कविता समझ रही है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। हम फिर से एक बार आपको आभार ज्ञापित करते हैं। यह कविता जो है, काव्य गोष्ठी जो है, जिस प्रकार से जिस गंभीरता को हम पहुंच रहे हैं, हम सबके साथ काव्य पाठ के लिए आदरणीय अनुजा शुक्ला जी, आदरणीय अनिता सिंह जी, सर वरिष्ठ अनूप जी, वरिष्ठ अनूप जी, आदरणीय असंग घोष जी, हम सबके साथ काव्य पाठ कर रहे थे। ये कविताएं समकालीन कविताओं में अपना एक महत्व रखती है और हम सबसे गुजर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि 1 घंटे से अधिक का समय हमें आया है, हमें सानिध्य आया है रामदरस गुरुवर रामदेव जी पिछली 7 कक्षों में हम सबके साथ लगातार
अधिक समय के लिए बैठे होते हैं, हम सबको सुन रहे होते हैं और न केवल हम सबको अपना आशीष देते हैं, हम सबको अपनी बातें बताते हैं, साथ ही वो स्वयं की रचनाएं पढ़ते हैं। पास रचनाओं का एक विपुल संसार है और उसमें से प्रत्येक कड़ी में नई रचना हम सबको सुनाते हैं, पढ़ते हैं, रचने हैं उनके पास। मैं गुरुवर रामदास मिश्र आपको करने से पहले उनसे निवेदन करने पहले एक अगला और दो शेर प्रस्तुत करता हूँ कि अच्छा होता बैठे रहते और देर तक, अच्छा होता बैठे रहते और देर तक, सपने बुनते कहते सुनते और देर तक, अच्छा होता बैठे रहते और देर तक, सपने बुनते कहते सुनते और देर तक, पढ़ते थे हम शेक्सपियर के सोनेट जब तो, पढ़ते थे हम शेक्सपियर के सोनेट जब तो, मन होता था यूं ही पढ़ते रहते और देर तक, मन होता था यूं ही पढ़ते और देर तक, मन होता था यूं ही पढ़ते और देर तक, सपने बुनते कहते सुनते और देर तक, और कहीं पर रहने दो अब यहीं बैठ, और कहीं पर रहने दो अब यहीं बैठे, बात करते चलते फिरते और देर तक, बातें करते चलते फिरते और देर तक। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं आग्रह करूंगा गुरुवर रामदास मिश्र जी से कि हम सबको अपनी पंक्तियों से लाभान्वित दें। वेद मित्र जी, असंग घोष जी, वनिष्ठ अनूप जी, अनिता सिंह जी, अनुजा शुक्ल जी, रविशंकर, मैं रविवार की शाम का बहुत आभारी होता हूँ। हर शाम मेरे लिए कविता का उपहार लिए हुए आती है और मुझे न जाने कितने लोगों से और उनकी कविताओं से जोड़ देती है। अनेक लोगों का प्रिय सानिध्य तो प्राप्त होता ही है, उनकी कविताओं का आनंद भी मुझमें भर जाता है। आज बहुत अच्छी शाम रही। इस कवि गोष्ठी का एक सुख यह है और उसका मूल्य है कि यह किसी भी प्रकार की शैली का प्रतिबंध नहीं है। कविता अपने खुले रूप में आती है, गीत के रूप में, गजल के रूप में, मुक्त छंद के रूप में। और आज हम सब ने अनुभव किया कि बहुत अच्छे गीत पढ़े गए। अनुजा शुक्ल ने कई बहुत अच्छे गीत सुनाए। अनीता सिंह जी ने भी छंद में बहुत कुछ कहा। छंद में उन्होंने अनेक प्रकार के यथार्थ के आयामों को उद्घाटित किया। वशिष्ठ अनूप जी तो मेरे बहुत अपने हैं, बड़े निकट हैं हमारे।
उन्होंने तो खैर गजल के क्षेत्र में इनका एक बड़ा नाम है। उन्होंने गजल के ही ऊपर काम किया, डिलीट का उनकी पुस्तक भी है, मुझ पर लिखा भी है। और जब कभी मैं काशी में होता हूँ तो लगता है कि उनके साथ ही मैं हूँ, उनके घर हूँ, उनके विभाग में हूँ। तो उनकी गजलों का क्या कहना, बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं। जनवादी चेतना के हैं, इसलिए उनके गजलों में आम आदमी का स्वर गूंजता है, गांव का स्वर गूंजता है। गांव से आए हैं इसलिए गांव से जुड़ी कविताओं को पसंद भी करते हैं, और उनके गजलों में गांव की आवाज भी आती है। और गजल का जो काव्यात्मक रूप है वो तो है ही। असंख्य घोष जी ने सामान्य व्यक्तियों के दलित जन की पीड़ा को अनेक प्रकार से व्यक्त किया। जो विसंगतियां हैं समाज में, जो सामान्य लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता है, उसके दर्द को उन्होंने अनेक प्रकार से व्यक्त किया। तो ये कवि गोष्ठी अपने विविध आयामी रूप में बहुत महत्वपूर्ण रही। और मैंने बार बार कहा है कि कोरोना के कारण संपर्क टूट गया है अपनों से, तो इस गोष्ठी के माध्यम से अपनों को देखता हूं और देख करके लगता है कि उनके पास बैठा हुआ हूं, और नए लोगों से परिचय होता है, नए लोगों को देखता हूं, नए लोगों को सुनता हूं, तो मेरा ज्ञान बढ़ता है, मेरा आनंद बढ़ता है। तो मैं आभारी हूं आपका, आप आभारी नहीं हैं, मैं आभारी आपका हूं कि आप लोग या कभी हर बार मुझे बहुत कुछ दे जाते हैं। मैं 2-3 कविताएं पढ़ूंगा, क्योंकि गजल भी पढ़ी गई है, मुक्त छंद भी पढ़ा गया है, गीत भी पढ़ा गया है। तो मैं एक गीत, एक मुक्त छंद, एक गजल सुनाऊंगा आपको। एक छोटी सी कविता है, अजनबी ठंडी हवाएं, ये सन 63 की है। खिड़कियां खोल दो, हटा दो पर्दे, खिड़कियां खोल दो, हटा दो पर्दे, माना कि बाहर गरज रही हैं अजनबी ठंडी हवाएं, जो चलते चलते तुम्हारी खिड़कियां पीट जाती हैं, जो चलते चलते तुम्हारी खिड़कियां पीट जाती हैं, तुम्हारी दीवारों पर थाप जाती हैं अपना कीला शोर, तुम्हारे फूल पौधों को झुका जाती हैं जैसे कि तोड़ देगी, मगर तो भी खिड़कियां खोल दो, मगर तो भी खिड़कियां खोल दो, हटा दो पर्दे। कौन जाने इनमें से कोई हवा तुम्हारे लिए भी हो, कौन जाने इनमें से कोई हवा तुम्हारे लिए भी हो, जो तुम्हारा नाम पुकार पुकार कर किवाड़ों से सिर टकरा टकरा कर लौट जाए, और तुम बंद कमरे में बैठे इंतजार करते रह जाओ किसी आने वाले क्षण का, जो शायद कभी नहीं आएगा। एक छोटी सी कविता है, प्रतीक्षा।
एक एक कर सब चले जा रहे हैं, एक एक कर सब चले जा रहे हैं, उसे अकेला करते हुए, छोड़ते हुए सन्नाटे पर सन्नाटा। उसे लगता है आगे आने वाला सन्नाटा और भी बड़ा है, उसे लगता है आगे आने वाला सन्नाटा और भी बड़ा है, फिर भी लगातार वो किसी न किसी की प्रतीक्षा में खड़ा है। एक छोटा सा गीत है। कितनी रातों से गुजरा पर एक सवेरा साथ रहा, कितनी रातों से गुजरा पर एक सवेरा साथ रहा। चलना तो था किंतु पहुंचना कहां न इसकी रही खबर, चलना तो था किंतु पहुंचना कहां न इसकी रही खबर। राह राह में गई समाती यूं ही चलता रहा सफर, राह राह में गई समाती यूं ही चलता रहा सफर। बंजारे सा भटका तो पर एक बसेरा साथ रहा, बंजारे सा भटका तो पर एक बसेरा साथ रहा। हंसते रहे राह में जाने कितने नाग अभावों के, हंसते रहे डसते रहे राह में जाने कितने नाग अभावों के। टकराते ही रहे निरंतर स्वर अनजान हवाओं के, किंतु मैं टूटा बिखरा सपनों का मेरा साथ रहा, किंतु मैं टूटा बिखरा सपनों का घेरा साथ रहा। चलता रहा भीड़ में लेकिन लगा कि मैं हूं एकाकी, चलता रहा भीड़ में लेकिन लगा कि मैं हूं एकाकी। साथ उनके हो, साथ न उनके हो पाया जो करते रहे जोड़ बाकी, साथ उनके हो पाया जो करते रहे जोड़ बाकी। पर ओ पगले गांव निरंतर मेरा तेरा साथ रहा, पर ओ पगले गांव निरंतर मेरा तेरा साथ रहा। एक गजल है। चाहे जहां रहा मैं दूर घर नहीं हुआ, चाहे जहां रहा मैं दूर घर नहीं हुआ। होने को तो हो जाता जुदा पर नहीं हुआ, होने को तो हो जाता जुदा पर नहीं हुआ। लोगों के बीच उनसा बना गूंजता रहा, लोगों के बीच उनसा बना गूंजता रहा। संसान को ढोता समय शेखर नहीं हुआ, संसान को ढोता समय शेखर नहीं हुआ। हाथों ने कहा छोड़ दो अपने को हमें पर, हाथों ने कहा छोड़ दो अपने को हमें पर। तकदीर पे जीवन ये मुनहसर नहीं हुआ, तकदीर पे जीवन ये मुनहसर नहीं हुआ। लाखों को मार काट के कहलाए हुए महान, लाखों को मार काट के कहलाए हुए महान। अच्छा हुआ मैं कोई सिकंदर नहीं हुआ, अच्छा हुआ मैं कोई सिकंदर नहीं हुआ। छोटा सा घड़ा हूं मैं मगर प्यास बुझाता, छोटा सा घड़ा हूं मैं मगर प्यास बुझाता। खुश हूं कि यार उनसा समंदर नहीं हुआ, खुश हूं कि यार उनसा समंदर नहीं हुआ। चलता रहा सोई समय सीता हुआ फटन, चलता रहा सोई समय सीता हुआ फटन। उनकी उसकी दुआ के हाथ में खंजर नहीं हुआ, उसकी दुआ के हाथ में खंजर नहीं हुआ। धरती के रस में भीगा किया खेत रात दिन, धरती के रस में भीगा किया खेत रात दिन। गुस्से से फलक के भी वो बंजर नहीं हुआ, गुस्से से फलक के वो बंजर नहीं हुआ। थे लोग साथ मेरे और सुख दुख थे आपसी, मेरे थे लोग साथ मेरे और सुख दुख थे आपसी। गुजरा में बीहरों से मगर डर नहीं हुआ, गुजरा में बीहरों से मगर डर नहीं हुआ। सालों से रहा जिंदगी जीता शहर में, सालों से रहा जीता जिंदगी शहर में, पर उसके किसी निजी मिजाज के अंदर नहीं हुआ, उसके निजी मिजाज के अंदर नहीं हुआ। चाहे जहां रहा मैं दूर घर नहीं हुआ। दो एक मुक्त तक पढ़ दे रहा हूं। थर थरी सी हो रही रह रह मुझे होता है क्या,
थरथरी सी हो रही रहर मुझे होता है क्या, पास के घर में किसी चुप चुप कोई रोता है क्या, पास के घर में किसी चुप चुप कोई रोता है क्या, उड़ रहे हैं ख्वाब टूटे चीथड़ों से सामने, उड़ रहे हैं ख्वाब टूटे चीथड़ों से सामने, चलो देखें पास में शिल्पी कोई सोता है क्या, चलो देखें पास में शिल्पी कोई सोता है क्या। इस भरे बाजार में कुछ घर सा पहचाना तो है, इस भरे बाजार में कुछ घर सा पहचाना तो है हकीकत बेरहम पर कोई अफसाना तो है हकीकत बेरहम पर कोई अफसाना तो है। लग रहा रह रह की दुनिया अब गई, लेकिन नहीं साथ में सौदागरों के कोई दीवाना तो है, साथ में सौदागरों के कोई दीवाना तो है। एक अलग जगह मुक्त पढ़ रहा हूं। यूं ही चलती रही गुफ्तगू शाम तक, यूं ही चलती रही गुफ्तगू शाम तक, सीने ख्वाहिश पहुंचने की अंजाम तक, जाने किस मोड़ पर कब विदा हो गए, मैंने पूछा नहीं आपका नाम तक। मेरा ख्याल है कि बहुत हो गया और अच्छा लगा होगा। ये हम सब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम सभी आदरणीय ओम निश्चल जी संचालन कर रहे होते थे इन कड़ियों का, आज किन्हीं कारणों से वो अभी नहीं है यहाँ पर, तो उन्हीं के शब्दों में कहूं तो हम सब कविता की एक सदी को सुन रहे होते हैं। कविता की एक सदी को, और साहित्य के जो वरिष्ठ नागरिक उनमें ओम निश्चल जी, गुरुवर रामदास मिश्र जी को शामिल करते हैं। इस कविता की सदी को सुनना, देखना और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। एक बार पुनः धन्यवाद। और जैसा कि कार्यक्रम की औपचारिकता होती है, आभार ज्ञापन, तो इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी हम सबके साथ हैं। वो लगातार जुड़ी हुई हैं, और जुड़ी हुई ही नहीं है बल्कि गुरुवर रामदास मिश्र जी को भी जो भौतिक रूप से, तकनीकी रूप से जो जोड़ना होता है, वो जोड़े हुए हैं हम सबके साथ। तो वो हम सबको आभार ज्ञापित करें, उससे पहले ही हम उनको धन्यवाद कहें कि गुरुवर रामदास मिश्र जी को सुनना हुआ, हम सब सुन रहे हैं। रामदास मिश्र जी को सन 63 की रचना से शुरू किया था गुरुजी ने, और दूर घर नहीं हुआ जो वो गजल सुनाई, अगर मैं सही हूं तो ये नवीनतम रचनाओं में से एक है। अभी स्वराज प्रकाशन से किताब आई है दूर घर नहीं हुआ, और अभी भी जो रचनाशीलता है, जो रचना धर्मिता है, वो हम सब प्रेरित होते रहते हैं, प्रेरणा लेते रहते हैं गुरुवर रामदास मिश्र जी के। मैं अब इस 31वीं कड़ी जो संपन्न होने जा रही है, उस कड़ी के जो अंतिम पायदान पर बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है आभार ज्ञापन, और अपनी विवेचना के साथ एक प्रोफेसर हिंदी विभाग में खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी द्वारा आभार ज्ञापन क्या होता है, एक विवेचना के साथ ओम निश्चल जी कहते हैं विवेचनात्मक आभार ज्ञापन। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी को। आदरणीय स्मिता मिश्र जी। नमस्कार और आभार। मेरी आवाज आ रही है वेद जी? जी जी बिल्कुल जी। रविंद्र संगीत के एक मुख्य राग देश राग से इस कार्यक्रम की मांगलिक यात्रा प्रारंभ होती है, और देश राग ये वो राग है जिसमें वंदे मातरम हमारा राग निर्मित होता है, और इस देश राग का ही स्वर जो है हमारी इस संगोष्ठी में भी दिखाई पड़ता है कि विभिन्न स्वर, जैसे पिताजी ने बोला, विभिन्न स्वर, विभिन्न
छवियां, विभिन्न अनुभव, विभिन्न यथार्थ कवियों के मुख से हमें यहाँ पे सुनाई पड़े। असम घोष जी हिंदी के वर्तमान उल्लेखनीय कवि और दलित चिंतन, दलित स्वर, यह हाशिए पर खड़ा हुआ, सदियों पर हाशिए से खड़ा हुआ वह समाज, मैं इसमें नारी को भी जोड़ती हूँ, लेकिन वह जो समाज है उस समाज के स्वर को, उस पर चिंतन करती हुई आपकी जो कविताएं हैं और हमारा स्वशासन, पर शासन से स्वशासन आने के बाद भी जो बेसंगत स्थितियां हैं वह किस तरह से आज भी उपस्थित है, इस पर बहुत यथार्थवादी दृष्टि से असम घोष जी की कविताएं बात करती हैं। अन्याय, शोषण, असमानता के विरुद्ध पहले प्राश्निकता, फिर प्रतिकार, ये दोनों ही स्वर आपकी कविताओं में हमें दिखाई पड़ते हैं। जहां पर आप द्रोणाचार्य को सुनाते हैं, वहीं जब मैं वशिष्ठ जी पर आऊंगी तो वे एकलव्य की भी बात करते हैं। तो स्वर अलग अलग कवियों में यहाँ पर कॉमनैलिटी या समानता की मैं बात जो कह रही हूँ। तो असम घोष जी की जो पूरी कविताओं का जो ताना बाना है वो वंचितों को स्वर देता है, मनुष्यता की मांग करता है और समाज में जो जातिगत विद्रूपताएं हैं उन पर प्रहार करता है। और यहाँ पर ये एक बात है कि वे केवल जातिगत की बात नहीं, मोटी अंटी जिसकी है, यानी जिसकी अंटी मोटी नहीं है वो जातिगत ही नहीं वर्गगत भी वो निचले पायदान पर हो सकता है। दोनों ही स्वर आपकी कविताओं में हमें दिखाई पड़े। वशिष्ठ अनूप जी समकालीन गीत गजल के बहुत बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, लोक जीवन और लोक संस्कृति से गहरे जुड़े होने के कारण जो एक खाटी का स्वर, खाटी के जो एक छवि है, वानगी है, वो आपकी गजल को एक नई छवियां प्रदान करती है, मुझे ऐसा लगता है। और भोजपुरी भाषी हो तो तमाम शब्द ऐसे आते हैं जो गजल के जो अभी एक बनी बनाई एक इमेज होती है उसको एक वो दूसरी दिशाएं दूसरे खोल देती हैं। तो जो गजलों का आपका जो देसीपन है वो पूरी ताकत के साथ गजल में उपस्थित है, जिसमें व्यवस्था के प्रति जो स्वर है बड़े ही ठेठ, जब हम ठेठ की बात करते हैं उसमें बड़ी ताकत होती है, तो ठेठ ढंग से व्यवस्था से प्रश्न कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि असम जी द्रोणाचार्य को सुनाते हैं, वहीं आप एकलव्य के अंगूठे पर बात करते हैं, उसके माध्यम से पूरी इस असमानता पर प्रश्न खड़ा करते हैं। पुलिस और न्यायालय व्यवस्था न्याय के रक्षक है और हम ये जानते हैं आज यही सबसे बड़े न्याय के भक्षक संस्थान बने हुए हैं। और मैं कहूं कि रचनाकार की संवेदना में जब तक मनुष्यता बोलती है तब तक उसे बदलते दौर की अदाकारी नहीं आती है, क्योंकि ये अदाकारी जैसे ही आएगी तो रचनाकार की आवाज भी वह अदाकार और नकली होती जाएगी। तो अच्छा है कि अदाकारी ना आए। अनीता सिंह जी का जो स्वर है वह कुरुक्षेत्र, अपने अपने कुरुक्षेत्र और अपनी अपनी लड़ाई की बात करते हैं। ये सच है, सबके अपने अपने संघर्ष होते हैं, लेकिन उन अपने अपने संघर्षों में भी एक ऐसे स्वर होते हैं, ऐसी जमीन होती है जहां पर आकर सबके कुरुक्षेत्र आकर के एक महाभारत में जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं। तो जहां अनीता जी इन कठोर स्वरों को भी उठाती हैं, वहीं
ट्रांजिट करती हैं बड़ी खूबसूरती से, जहां पर वो अपने साथी के साथ को याद करती हैं, उस मर्म से कि अनसुन है, उसको गुप्ता जी क्या डालती हूँ। अनुजा जी के जो गीत हैं जीवन के चिन्ह आधारित हैं, और ईश्वर से नाराजगी रखना, बहुतों को नाराजगी है, बहुतों को शिकायत है ईश्वर से, सबकी अपनी अपनी वजहें हैं, लेकिन ईश्वर से नाराजगी रखने वाली जो औरत है, स्त्री है, और उसमें भी जो माँ है, उसकी जीवन यात्रा की जो पीड़ा है उसको वो बहुत कायदे से रेखांकित करती हैं, और कड़वाहट बयान करते करते भी वे जीवन के सद या शुभ पक्षों पर से न हटने की बात भी करती हैं, तो अत्यंत प्रेरणादायी भी स्वर जो है वो आपकी कविताओं के बहाने से निकलता है। यह जो पूरी गोष्ठी है, संगोष्ठी है, ये हमारी कोरोना काल में प्रारंभ हुई थी, और कोरोना काल में हमने 16 मई से ये प्रारंभ हुआ था, जब हमारे तमाम विद्यार्थियों ने अपने माता पिता को खो दिया था और अपने गांव देहात अलग अलग जगहों थे। तो एक अध्यापक होने के नाते मैं क्या कर सकती थी, वो एक पुल बांधने का काम कर सकती थी। तो एक तरफ मेरे पास पिता रहे, जो एक रचनाकार, जो जीवन में रोजाना जिनका रचना धर्मिता से जुड़ाव रहता है, तमाम रचनाकार दिन भर आते रहते थे, तो वे अकेले पड़ गए। और दूसरी तरफ मेरे वे तमाम विद्यार्थी जो बहुत संकटों में थे। तो मैंने एक पुल का काम किया कि जीवन में उनको तमाम अवरोधों के बाद एक सुबह होनी है, ये उम्मीद दिलाने की कोशिश की। और पिताजी की जो रचना धर्मिता का जो संगरोध था, क्वारंटाइन था, उसे उस ऊर्जा को मुझे भरना था। तो मैं सब बहुत अत्यंत आभारी हूँ अपने प्रिय छात्र रविशंकर का, जिसने संचालन का काम संभाला, ओम जी जिनके बहाने से पूरा आयोजन एक इस मुकाम पर पहुंच रहा है, और वेद जी कि इसको एक मांगलिक स्वर निरंतर देने के लिए, और वे तमाम हमारे श्रोता और तमाम हमारे आप जैसे रचनाकार जो एक बार कहने पर उपस्थित हो जाते हैं, और मेरे तमाम विद्यार्थी, क्योंकि यही कार्यक्रम YouTube पे जाता है, फिर जिसे हम आगे इस्तेमाल करते हैं, और आपकी पढ़ी हुई रचनाओं को मैं ये मान रही हूँ, आपकी अनुमति ले रही हूँ कि ये हम काव्य संकलन निकालने जा रहे हैं बहुत शीघ्र, वो एक उस पर है, अंतिम पड़ाव पर है। तो मैं ये आपकी सहमति मैं समझती हूँ कि मुझे अलग से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होगी आपकी रचनाओं को, और जैसे ही आएगी वो आप तक चीजें पहुंचेंगी। इसी के साथ मैं केवल एक छोटी सी कविता पापा की मैं पढ़ करके समाप्त करती हूँ। आकाश से बहती है एक नदी, आकाश से बहती है एक नदी, और ऊपर ही ऊपर पी लेता है कोई उसे। आकाश से बहती है एक नदी, और ऊपर ही ऊपर पी लेता है कोई उसे। धरती प्यासी की प्यासी रहती है, और कहने को आकाश से नदी। तो ये इसी के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत आभार।